पंजाब नेशनल बैंक जैसे घोटाले दोबारा न हो, इसके लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी बैंकों को फरमान जारी कर दिया है कि अपने उन सभी बैंकों के एनपीए की जांच करें जो कि 50 करोड़ या फिर इससे ऊपर के हैं। वित्त मंत्रालय का कहना है कि बैंक्स इस बात की जांच करें कि कहीं ये एनपीए किसी फ्रॉड का हिस्सा तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो इसकी जानकारी तुरंत दी जाए। तो हाल ही में पीएनबी फ्रॉड मामले के बाद सरकार हरकत में आई है और सख्त निर्देश बैंकों को दिए हैं कि बैंक्स अपने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के एनपीए की जांच तुरंत से तुरंत करें और ये जांच करें कहीं ये एनपीए फ्रॉड तो नहीं है। वाकई इतना बड़ा घोटाला एक सरकारी बैंक में जब सामने आया है, उसके बाद ये बड़ा स्टेप सरकार की तरफ से सामने आया है। आपको बताएं, फिक्की के सेक्रेटरी जनरल संजय बारू का कहना है बैंकिंग पर लोगों को पूरा भरोसा है और बैंकों को कर्ज देते रहना चाहिए। पब्लिक सेक्टर में काफी कॉन्फिडेंस है डिपॉजिटर्स को, और हम ये मान के चलते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो सरकार बैंक के पीछे खड़ी हुई है और जो भी करना चाहिए सरकार करेगी। पहले भी कर चुकी है, अभी भी करेगी। दूसरे देशों में भी प्राइवेट बैंक के हो, अगर प्राइवेट बैंक के सिचुएशन में भी गवर्नमेंट स्टेप्स इन, इसलिए कि कोई देश नहीं चाहता कि बैंकिंग क्राइसिस हो। मगर मुझे आपसे एक जरूरी बात कहना है, और वो ये है कि ईमानदारी तो जरूरी है बैंकिंग सिस्टम में, मगर बैंक्स भी थोड़ा बाहर निकल के लेंडिंग करना चाहिए, इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि ज्यादातर छोटे बिजनेसेस को, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लीनिंग अप प्रोसेस में लेंडिंग बंद हो जाए। और इस वक्त हमारे साथ दिलीप पीरामल है, चेयरमैन वीआईपी इंडस्ट्रीज। दिलीप सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर हमारे लिए समय निकालने के लिए। एज इंडस्ट्रीज रिप्रेजेंटेटिव, सरकार के इस फैसले पर जो उन्होंने आदेश जारी किया है बैंक्स को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के एनपीए की जांच की जाए, कहीं वो फ्रॉड तो नहीं है, सबसे पहले आपके थॉट्स उस पर जानना चाहेंगे। नहीं, ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है और ये तो करना ही चाहिए, क्योंकि देखिए 50 करोड़ से अधिक अगर मतलब एनपीए हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन तो करना ही चाहिए। नहीं, अगर नहीं हो तो अच्छी बात है, मतलब अगर फ्रॉड नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें करने में कोई आपत्ति है ही नहीं। और क्योंकि अधिकतर तो नहीं, में काफी केसेस ऐसे हैं जहां फ्रॉड होते ही हैं। जैसे अभी ये जब नीरव मोदी वगैरह का आ रहा है, ये तो एकदम सरासर फ्रॉड है और एकदम मिस गवर्नेंस है, यानी कोई मैनेजमेंट तो यानी एकदम सो रहा है। और सो रहा है क्या, तो सब कनाइवेंस के साथ ही हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये नेग्लिजेंस की बात नहीं है, ये तो एकदम कनाइवेंस यानी सब मिली जुली भगत है। नहीं तो अभी रोज नए, अभी एक महीने के बाद और आ रहा है कि आज आया कि 1200 करोड़ रुपया का और भी फ्रॉड है। यानी क्या है कि ऐसा कैसे कोई बैंक चला सकता है? मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। बिल्कुल सर, ये एक्चुअली चौंकाने वाला मामला सामने है, जिसके बाद अब सरकार ने ये एक स्टर्न स्टेप लिया है। लेकिन आपको लगता है कि ये एक्चुअली वाकई एक सख्त कदम हो सकता है, क्योंकि तमाम मामलों की जांच की जाएगी, बैंक इस पर एक बहुत बड़ा कदम लेंगे, इंडस्ट्रीज को भी इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। सर, कैसे तैयारी हो सकती है? देखिए, मेरा एक कहना है टू सॉर्ट ऑफ ब्रॉडर लेवल कि अपने देश में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये सारी जूरिस्प्रूडेंस लिटिगेशन में इतना डिले होता है और जस्टिस सिस्टम में इतना डिले होता है, और इस डिले के कारण क्या है कि कोई भय नहीं है कानून का, न्याय का, लोगों को भय नहीं है। तो इसलिए, और इतना 20-20 साल के डिले होते हैं। अभी आप देखिए, जयललिता को अभी जेल हुई है 96 के केस में, और अभी तो वो जीवित भी नहीं है। वही लालू प्रसाद को भी यही है, 20-20 साल के बाद जेल होती है। और जैसे सीबीआई इतने केस करता है, उनका कन्विक्शन रेट बोलते हैं 5-10% होता है। इतने बड़े बड़े केस होते हैं और बस 2-4 साल के बाद लोग भूल जाते हैं। तो एक इतना मतलब जुर्म करने में लोगों को कोई भय, बिल्कुल न्याय का भय ही नहीं है। तो एक मेरी तो ये सरकार से एक ये बहुत विनती है कि जैसे अभी नरेंद्र मोदी इतना सब परिवर्तन ला रहे हैं, जो 50-60 साल में आर्थिक स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ था, ये अब चेष्टा कर रहे हैं कि परिवर्तन वास्तव में होए। जैसे कि मतलब बिजली है, जो भी मतलब जो गरीबी हटाने में परिवर्तन कर रहे हैं, वैसे ही ये अपनी न्याय प्रणाली है वो इतनी खराब हो रही है कि उसमें बहुत बहुत
परिवर्तन की बहुत अति आवश्यकता है। तो ये बिल्कुल सही कदम आप मान रहे हैं। राइट सर, ये मानना है ये बहुत मुश्किल काम है और ये केवल नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। राइट सर, थैंक यू दिलीप पिरामल सर, थैंक यू सो मच सर अपनी यहाँ पर थॉट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। ये जरूरी कदम था, सख्त कदम था जिसको अभी लेना जरूरी था, क्योंकि पीएनबी का जो 11,300 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया उसके बाद अभी सरकार की तरफ से सख्त आदेश आए हैं। मतलब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के एनपीए की जांच अब बैंक्स करेगी, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है। इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट है। वैसे आपको बताएं कि ये जो घोटाला है उससे भी बड़ा पंजाब नेशनल बैंक ने बताया है कि 1,251 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फर्जी ट्रांजैक्शंस का भी पता चला है। यानी कि अब यह कुल घोटाला 12,636 करोड़ रुपए हो गया है। पीएनबी को कुछ अतिरिक्त लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी मिले हैं जो कि नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी से जुड़े हुए हैं। दरअसल बैंक घोटाले के बाद बैंकों की विदेशी शाखाओं ने अपने पोर्टफोलियो को नए सिरे से खंगाला, जिसके बाद उन्हें ये नए एलओयूज, फर्जी एलओयूज का पता चला, जिसकी जानकारी पीएनबी ने एक्सचेंजेस को अब दी है। नया फर्जी ट्रांजैक्शन पंजाब नेशनल बैंक के वित्त वर्ष 2017 में नेट इनकम के बराबर है। और आपको बताएं कि इस नए फर्जी ट्रांजैक्शन के खुलासे के बाद सीबीआई ने पीएनबी के ऑडिटर्स और बैंक के पूर्व अधिकारियों से पूछताछ की। सीबीआई के मुंबई मुख्यालय में पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व एमडी उषा अनंत सुब्रमण्यम से पूछताछ हुई है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक के ईडी एनएस कन्नन से भी इस नए मामले में पूछताछ की गई है। आईसीआईसीआई बैंक की कंसोर्शियम का लीडर था जिसने गीतांजलि ग्रुप को लोन दिया था। कन्नन से आईसीआईसीआई बैंक की ओर से दिए गए 773 करोड़ रुपए के लोन पर भी सफाई मांगी गई है। इसके अलावा सीबीआई ने पीएनबी के 2 जनरल मैनेजर से भी पूछताछ की है। तो अब जाकर देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में सरकार हरकत में आई। सरकार ने सरकारी बैंकों को गड़बड़ियां पकड़ने, उन्हें दूर करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया है। सरकारी बैंकों से कहा गया है वो बैंकिंग सेक्टर की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली से सीखें, मौजूदा व्यवस्था में कमियों और कमजोरियों को पहचानें, ऑपरेशनल मैनेजमेंट का तुलनात्मक मूल्यांकन करें, कमियों की पहचान करें और उसके साथ सुधार के मौके भी खोजें। और ये पूरा मामला पीएनबी के 11,500 करोड़ रुपए के घोटाले के बाद सामने आया है, जिससे जुड़ा हुआ है नीरव मोदी। अब इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि वरिष्ठ अधिकारियों की साफ साफ जवाबदेही तय की जानी चाहिए। कंप्लायंस और नियमों के लागू होने की रिपोर्ट बोर्ड को सौंपी जाएगी और सरकारी बैंकों को सख्ती के साथ इन सभी पॉइंट्स का पालन करने के लिए कहा गया है। और एक और अपडेट इस पूरे मामले में यह आया है कि नीरव मोदी की कंपनी 5 स्टार डायमंड न्यूयॉर्क की अदालत में दिवालिया की याचिका उसने दी है। अमेरिकी कानून के तहत नीरव मोदी ने चैप्टर 11 फाइल किया है। रॉयटर्स के हवाले से खबर है कि नीरव मोदी ने सदर्न डिस्ट्रिक्ट में बैंकरप्सी की याचिका दायर कर दी है। एक और बड़ी खबर का अब रुख कर लेते हैं। देश के कानून की कैसे धज्जियां उड़ाई जाती हैं उसका एक और उदाहरण सामने आया है। एसआर स्टील को खरीदने की रेस में जुटी आर्सेलर मित्तल और उसके प्रमोटर लक्ष्मी मित्तल एक नहीं बल्कि 2 बैंकरप्ट कंपनियों के प्रमोटर रहे हैं। इसके बावजूद आर्सेलर मित्तल की बिड अब भी ठुकराई नहीं गई है। अब जी बिजनेस से सवाल पूछ रहा है, क्या यह दिवालिया कानून के विरोध में नहीं है? 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के एसेट्स, देश के सबसे मॉडर्न स्टील प्लांट्स में से एक, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक पूरा इंफ्रा, यही तो कारण है कि बैंकरप्सी के बाद भी एसआर स्टील पर दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलर मित्तल की नजर है। और नजर भी ऐसी कि एसआर स्टील पर कब्जा करने के लिए लक्ष्मी मित्तल इसी महीने एक नहीं बल्कि 2 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी त्याग चुके हैं। 7 फरवरी को उत्तम गैल्वा में लक्ष्मी मित्तल ने अपनी कंपनी आर्सेलर मित्तल की हिस्सेदारी ₹1 प्रति शेयर में बेच डाली, भारी नुकसान में। फिर 2 दिन बाद ही 9 फरवरी को मित्तल ने एक और कंपनी केएसएस में अपनी हिस्सेदारी भी बेच डाली।
इन दोनों फायर सेल का मकसद एक ही था, आर्सेलर मित्तल को एसआर स्टील की बिड के लिए क्वालिफाई कराना। उत्तम गैलवा एक दिवालिया कंपनी है और केएसएस दिवालिया कंपनी की पेरेंट, यानी इंडियन बैंक्रप्सी कोड के सेक्शन 29A के मुताबिक न ही आर्सेलर किसी दिवालिया कंपनी को खरीदने के योग्य है और न ही उसके प्रमोटर लक्ष्मी मित्तल। उत्तम गैलवा में आर्सेलर ने 2009 में 29% हिस्सा लिया और उनकी गिनती प्रमोटर्स में होने लगी। 5,600 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी उत्तम गैलवा पिछले साल दिसंबर में दिवालिया घोषित हो गई। उस वक्त भी आर्सेलर उसके प्रमोटर्स में से एक थे। ऐसे में लक्ष्मी मित्तल ने खुद 2011 में केएसएस में 33% हिस्सेदारी $30 करोड़ में खरीदी। कजाकिस्तान में हेडक्वार्टर वाली केएसएस की भारत में 100% सब्सिडरी थी केएसएस पेट्रोन। केएसएस पेट्रोन का बैंकों को 1340 करोड़ रुपए का बकाया, जो 2015 में एनपीए घोषित हो गया। कंपनी अब एनसीएलटी में है। अब सवाल ये उठते हैं कि आर्सेलर की बोली क्या नियमों की धज्जियां नहीं उड़ा रही है? क्या लक्ष्मी मित्तल दिवालिया कंपनियों के प्रमोटर नहीं थे? क्या दोनों कंपनियां लक्ष्मी मित्तल के प्रमोटर होते वक्त दिवालिया नहीं हुई? क्या बैंकरप्ट कंपनियों के प्रमोटर से एक और बैंकरप्ट कंपनी बचाने की उम्मीद की जा सकती है? और बैंक ऐसे प्रमोटरों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं? होली के 3 दिन बाद यानी 5 मार्च को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स और एसआर स्टील के क्रेडिटर्स की बैठक होगी। फैसला इस बात पर होगा कि कंपनी के लिए लग रही बोलियों को मंजूर किया जाए या नहीं। सबकी नज़रें इस बात पर भी टिकी होगी कि आर्सेलर की बोली मंजूर होती है या नहीं। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या आईबीसी कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया। मोदी सरकार अपनी महत्वाकांक्षी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत को 15 अगस्त से लागू करने की तैयारी में है। सूत्रों का यह कहना है कि सरकार ने इंश्योरेंस कंपनियों से इसकी तैयारी करने के लिए बोल दिया है। पिछले हफ्ते ही हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारियों और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई थी, जिसमें इसके प्रीमियम को लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान मंत्रालय ने बीमा कंपनियों से इसके रोल आउट को लेकर सुझाव भी मांगे। सूत्रों का कहना है बैठक में सरकार ने 5 लाख रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 900 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक के प्रीमियम का प्रस्ताव रखा है। हालांकि बीमा कंपनियों का कहना था कि यह स्कीम 2,500 रुपए के प्रीमियम पर ही टिक पाएगी। ये भी जानिए कि बजट में सरकार ने इस स्कीम का ऐलान किया था। इसके तहत देश के 10 करोड़ परिवारों यानी 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक फ्री में हेल्थ कवर मिलेगा। सरकार का दावा है कि आयुष्मान भारत स्कीम देश के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इंश्योरेंस कंपनियां भी जो इस स्कीम है उसके साथ है, लेकिन उस कीमत पर नहीं जिस पर सरकार चाहती है। दरअसल इंश्योरेंस कंपनियां स्कीम के लिए ज्यादा प्रीमियम चाहती है, जबकि नीति आयोग का अनुमान था कि प्रीमियम 900 से लेकर 1,000 रुपए होगा। जी बिजनेस से खास बातचीत में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के अंडरराइटिंग एंड क्लेम्स हेड संजय दत्ता ने कहा, सरकार पैकेज कॉस्ट पर कंपनियों से सलाह मांग रही है। प्रीमियम की बात करें तो एक बॉल पार्क टेंटेटिव फिगर आप बता सकते हैं कि कितना प्रीमियम हो सकता है, और आप वो जो है सरकार को सुझाव वो देंगे? देखिए, ये अभी तो ये कंसल्टेशन प्रोसेस ऑन है। लगातार मीटिंग्स बुलाए जा रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज को भी बुलाए जा रहे हैं। कंटिन्यूअस फीडबैक ऑन द प्रोसेस, कवरेज और नॉट द कवरेज सॉरी द प्राइसिंग, इस पे इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस पे सुझाव ली जा रही है। अगर मान लीजिए पैकेज कॉस्ट कैसा होना चाहिए, सब भी सुझाव लिए जा रहे हैं। अगर टेंटिव प्राइसिंग की बात की जाए, सुझाव सब तरीके से आ रहे हैं। इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस कम्युनिटी है, इनका क्या सुझाव है कि अगर प्राइसिंग सस्टेनेबल होना चाहिए तो प्राइस अभी जो बोला जा रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये कोई फाइनल अभी तक कोई डिसीजन हुआ नहीं है। नीति आयोग कह रहा है 1,000-1,200 रुपए, उससे माना जाए कि 5 लाख के कवर के लिए थोड़ा ज्यादा इंश्योरेंस कंपनियां चाहेगी कि उससे ज्यादा हो, थोड़ा सा हो। यस सर। और सर, क्या सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि जो इसको जल्दी से जल्दी रोल आउट किया जाए, तो उसके ऊपर भी आपसे सुझाव मांगे जा रहे हैं? हाँ, ज़रूर। कंटिन्यूअस इंटरेक्शंस हो रहे हैं। हम लोग काफ़ी मीटिंग्स अभी तक अटेंड कर चुके हैं एज ए इंश्योरेंस कम्युनिटी, और हेल्थ मिनिस्टर के साथ काफ़ी बातचीत आगे बढ़ रही है। जेनेटिक डिसऑर्डर वाली बीमारियों के इलाज पर बीमा कंपनियां क्लेम से मना नहीं कर सकती हैं। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि बीमा कंपनियों का इनकार असंवैधानिक है।
हाईकोर्ट ने इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI से कहा है कि वो बीमा कंपनियों के एक्सक्लूजन क्लॉज को नए सिरे से देखे। यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस के खिलाफ एक ग्राहक की अर्जी पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। कंपनी ने बीमारी को जेनेटिक डिसऑर्डर बताकर क्लेम रिजेक्ट किया था। ट्रायल कोर्ट ने भी ग्राहक के पक्ष में फैसला दिया था। और आपको बताएं कि साल 2018-19 में हमारी सैलरी कितनी बढ़ेगी, ये सवाल शायद आपके मन में भी होगा। इस सवाल का जवाब दिया है कंसल्टिंग फर्म एओन ने। दरअसल एओन ने अपने सर्वे में बताया कि इस साल सैलरी में एवरेज बढ़ोतरी 9.4% रहने वाली है। अनुमान के मुताबिक टॉप एग्जीक्यूटिव्स की सैलरी में 9.2% का इजाफा हो सकता है। मिडिल मैनेजमेंट की सकती है। इसी तरह जूनियर मैनेजमेंट की तनख्वाह 10% बढ़ने का अनुमान है, जबकि क्लरिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को 9.9% की बढ़ोतरी मिल सकती है। सर्वे में बताया गया है कि प्रोफेशनल सर्विस फर्म्स में काम करने वालों की सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद उन पर काम का बोझ काफी बढ़ा है। टॉप परफॉर्मर्स के लिए एवरेज बढ़ोतरी 15.4% तक रह सकती है। एओन ने बताया कि पिछले साल सैलरी में औसत बढ़ोतरी 9.3% रही और इस साल भी तकरीबन यही हालात रहने वाले हैं। धीरे धीरे कंपनीज आर बिकमिंग मोर अवेयर दैट दे नीड टू बी कॉशियस अबाउट हाउ मच दे इंक्रीज देयर सैलरी बजट्स बाय। और मैं यहाँ ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सैलरी इंक्रीजेज आर गोइंग डाउन फॉर एवरीबडी। सैलरी इंक्रीजेज आर गोइंग डाउन फॉर व्हाट इज डिफाइंड एज एवरेज सैलरी। बट जो हाई परफॉर्मर्स हैं, जो क्रिटिकल टैलेंट है, की टैलेंट है, उनके लिए सैलरी इंक्रीजेज आर एज हाई और इवन हायर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी। तो ये एक बहुत क्रिटिकल डिफरेंस आ गया है। अभी पहले हर किसी को 9-10%, 11% मिलता था, अभी कुछ लोगों को 8 मिलेगा, कुछ लोगों को 16 मिलेगा। आइए जरा आपको बताएं कि किस सेक्टर में कितनी सैलरी बढ़ने का अनुमान इस सर्वे में जताया गया है। जरा इन सेक्टर्स पर नजर डालिए। संभावित बढ़ोतरी किन सेक्टर्स में कितनी हो सकती है, जैसे कि जो प्रोफेशनल सर्विसेज करते हैं 10.6% सैलरी बढ़ोतरी का अनुमान है। कंज्यूमर इंटरनेट कंपनीज के लिए 10.4% सैलरी बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। अकॉर्डिंग टू एओन इंडिया सर्वे के मुताबिक लाइफ साइंसेज में 10.3% सैलरी बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। वहीं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में 10.2% सैलरी बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा ऑटो इंडस्ट्री में 10.1% सैलरी बढ़ सकती है इस साल। ITS में 9.6% सैलरी बढ़ोतरी हो सकती है। रिटेल सेक्टर में 9.5% सैलरी बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं रियल एस्टेट या फिर इंफ्रा में 9.3% सैलरी की बढ़ोतरी की जा सकती है। वहीं टेलीकॉम सर्विसेज के लिए 9.1% सैलरी बढ़ोतरी का अनुमान इस सर्वे में जताया गया है। इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए 8.9%, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए 8.5% सैलरी बढ़ोतरी का अनुमान एओन की इस सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया है।